नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता पर एक और मार पड़ी है। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस के दाम 62% तक बढ़ोतरी कर दी है, जिसमें दिल्ली और एनसीआर में सीएनजी पीएनजी के दामों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2.28 रुपए प्रति किलो बढ़ोतरी हुई है और दिल्ली में अब 47.48 रुपए प्रति किलो सीएनजी हो गई है। नोएडा में भी सीएनजी के दाम में 2 रुपए 55 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। नोएडा में अब सीएनजी 53 रुपए 45 पैसे प्रति किलो हो गई है। दिल्ली में पीएनजी 2 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट महंगा हुआ है, जबकि एनसीआर में पीएनजी 2 रुपए प्रति यूनिट महंगी हुई है। पहले ही पेट्रोल के इतने रेट हाई हैं और डीजल के भी, अब इधर सीएनजी पे भी बढ़ा दिए हैं। वो तो जेब पर असर पड़ना ही पड़ना है, जनता ही झेलेगी और कौन झेलेगा। गवर्नमेंट ने तो अपना बैठ जाना है, आम आदमी परेशान होगा। गरीब आदमी 2 रुपए कहाँ से निकालेगा ऐसे, समझ रहे हो। उधर जो पीएनजी और जो घर में घरेलू गैस है उस पर भी पैसे बढ़ा दिए हैं, कमर्शियल पे भी पैसे बढ़ा दिए हैं। नहीं बढ़ाने चाहिए थे, एकदम 2 रुपए बढ़ा दिया है, जबकि पेट्रोल तो 100 से ऊपर चल रहा है। इतना मुश्किल होता है सर ऐसे में घर चलाना? मुश्किल तो है सर, बहुत मुश्किल है, मुश्किल है सर। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ गए हैं सीएनजी और पीएनजी के दाम। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। सरकार ने प्राकृतिक गैस के दाम 62% तक बढ़ा दिए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में सीएनजी 2.28 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में सीएनजी बढ़कर 47.48 रुपए प्रति किलो हुई है। तो नोएडा में सीएनजी 2.55 रुपए प्रति किलो महंगा हुआ है। नोएडा में सीएनजी अब 53.45 रुपए प्रति किलो हो गई है। प्रिया राणा हमारी संवाददाता नोएडा से ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। प्रिया, जिस तरह से देखा जाए सीएनजी और पीएनजी के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं, आम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है? जी हाँ अनन्या, आपको बताना चाहूंगी अभी हम सीएनजी पंप पर ही मौजूद हैं। यहाँ पर ऑटो चालक भी हैं और कुछ गाड़ियां भी हैं। लोग लगातार जो सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इसीलिए कि कुछ बचत हो सके। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ते हुए नजर आ ही रहे थे, लेकिन आम जनता पर एक बार फिर से सीएनजी के दाम जो बढ़े हैं एक बार फिर से मार पड़ी है। लोग लगातार यही बोल रहे हैं कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। कोरोना काल में लोगों ने सब कुछ अपना खो दिया है, नौकरियां भी लोगों की चली गई थी। वहीं अब ऑटो चालक है जो सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि लगातार सवारियां लेकर 10-10, 20-20 रुपए वाली सवारियां जो चलती थी, अब शायद उनको किराया बढ़ाना होगा, क्योंकि जैसे ही सीएनजी के दाम बढ़े हैं 2 रुपए 55 पैसे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इनको आशंका है कि सरकार आगे भी बढ़ा सकती है, लेकिन साफ तौर पर आम जनता का यही कहना है कि इसकी मार सरकार को तो झेलनी नहीं है, आम लोगों को झेलनी है। अब जरूरी है तो उसको डलवाया भी जाएगा, जिससे कि लोग यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रिया, जरा बात करिए लोगों से, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जिस तरह से सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े हैं, और जाहिर सी बात है आम आदमी की जेब पर भी इसी वजह से अब खर्चा बढ़ेगा। देखिए, हमारे साथ ऑटो चालक है। भैया, आज एक बार फिर से सीएनजी के दाम बढ़े हैं, क्या कुछ आपको लग रहा है क्या होगा? किराया तो कोई बढ़ा नहीं रहा, सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं। गरीब जनता मर रही है, परेशान है, ऑटो खराब रहता है, कितना पैसा लगता है इसमें। तो अब जैसे सीएनजी के दाम बढ़े हैं तो क्या आप किराया भी बढ़ाएंगे? कोई बढ़ाने को राजी नहीं, कोई देता भी नहीं है। नहीं, इतने लगते इतने देते हैं। तो किस तरीके से आप अपना खर्चा ले जाएगा? किस तरीके से अब आप अपना खर्चा चलाएंगे, क्योंकि लगातार दाम बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल के बढ़े थे जो आम जनता पर मार पड़ी थी, आज सबसे ज्यादा ऑटो चालकों को परेशानी होगी। वो तो एक दूसरे जब सलाह मिलाएंगे जब ही रेट बढ़ सकते हैं, किराया जब भी बढ़ सकता है, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपको लग रहा है इससे आपको काफी नुकसान होगा? नुकसान तो होगा कि सीएनजी रेट बढ़ेगा। देखिए, यहाँ पे ऑटो चालक थे अनन्या, ये बोल रहे हैं कि सीएनजी के दाम तो बढ़े हैं, लेकिन जो सवारियां हैं किराया बढ़ाने की बात नहीं करती है, जिससे ऑटो चालकों को काफी नुकसान होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से प्रिया देखा जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े हैं तो ऑटो चालकों के सामने मजबूरी है, उनको भी आगे दाम बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आगे दाम बढ़ाने से क्या होगा जब तक सवारियां इस चीज़ को लेकर नहीं मानेंगी, क्योंकि ये एक चेन है। अगर सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है ऑटो, अगर हम बात करें तो किराया भी बढ़ेगा और उस चीज़ को लेकर जो आम लोग हैं वो भी प्रभावित होंगे।
जी हाँ, बिल्कुल अनन्या, अभी जब हमने ऑटो चालक से बात की थी, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि सीएनजी के दाम तो बढ़े हैं, लेकिन जो सवारियां हैं ज्यादा किराया देने के लिए राजी नहीं होती है। अब देखना होगा कि उन्होंने कहा कि एक चेन है जिसको दोबारा से जोड़ा जाएगा, और हो सकता है अगर सबकी एक राय रही तो किराए में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि कोई भी अपने घर से या जेब से तो देगा नहीं। पूरे दिन ऑटो चालक मेहनत करता है, गर्मी में, धूप में। अब लगातार अपनी मेहनत के लिए लोग सीएनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है। लोगों का मानना यही है कि हम सीएनजी का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं। लेकिन सीएनजी और पीएनजी के दामों में जो एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है, तो जो आम जनता है, लगातार सरकार को ये कह रही है कि महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन झेलनी तो आम जनता को ही पड़ेगी। प्रिया, लेकिन इन सब के बीच चाहे आप पेट्रोल डीजल के दामों की बात करें तो लगातार उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। सीएनजी पीएनजी के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। सवाल यह है कि आप जिस तरह से कह रही हैं कि लगातार महंगाई की मार जनता झेल रही है, और हम देख भी रहे हैं, और इसको लेकर लगातार विपक्ष मांग भी उठा रहा है, महंगाई को लेकर सरकार को घेरा भी जा रहा है। जी हाँ अनन्या, लगातार अगर हम बात करें, विपक्ष भी लगातार सरकार पे तंज कसता हुआ नजर आता है। महंगाई के लिए जगह जगह प्रदर्शन भी किए जाते हैं, लेकिन कोई भी असर नहीं आ रहा है, क्योंकि कोरोना काल में लोगों ने नौकरियां खो दी है। किसी के घर में से कोई व्यक्ति चले गए हैं, तो लोग अपना घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं। भाई अगर हम ऑटो चालक की बात करें तो बहुत मेहनत से ऑटो चालक जब सड़क पे उतरते हैं, सुबह और रात की अलग अलग ड्यूटी रहती है, और फिर दाम बढ़े हैं। कुछ ऑटो चालक ऐसे भी होते हैं जो किराए पर लेकर ऑटो को अपने चला रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि अगर हम किराए पे ऑटो चला रहे हैं तो हम अपना किराया भी कैसे भरेंगे, क्योंकि पीएनजी के दाम या सीएनजी के बढ़े हैं, तो ऑटो का मालिक तो देगा नहीं, इनको अपनी ही जेब पर इनको बात झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल। चलिए प्रिया राणा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ने से एक बार फिर से आम लोगों की जेब पर खर्चा भी बढ़ा है। और अब खबर है कानपुर से, जहां पर वरिष्ठ आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का वीडियो वायरल का मामला। 65 से ज्यादा तकरीर वाले वीडियो लगे एसआईटी के हाथ। सभी वीडियो में आईएएस मौजूद। वीडियो में इस्लाम और धर्मांतरण के फायदे बताए गए। कानपुर में मंडलायुक्त के पद पर रहने के दौरान पूजा पाठ पर लगाई थी रोक। कमिश्नर आवास में पूजा करने पर या मूर्ति पर माला पहनाने पर जानवर बोलते थे। कमिश्नर आवास में काम करने वाले कर्मचारियों ने दिया बयान। बांदा से एक कारोबारी, जाज मऊ का एक कारोबारी था। इफ्तिखारुद्दीन के संपर्क में हमेशा किताबें ले जाकर करते थे प्रचार प्रसार। हमेशा आवास में लगती थी धर्मांतरण की पाठशाला। तो हमेशा आवास में लगती थी धर्मांतरण की पाठशाला। तमाम लोग सामने आ रहे हैं जो इस पूरे मामले को लेकर ये कह रहे हैं, जो उस समय काम करते थे जब कानपुर के कमिश्नर थे मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, कि जो भी आवास में लोग रहते थे उनको मूर्ति पर माला चढ़ाना, पूजा करने की मनाही थी। ऐसे तमाम बयान अब सामने आ रहे हैं। वहीं यूपी के गोरखपुर में हुई कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। मामले को जब तक सीबीआई टेक ओवर नहीं करती तब तक एसआईटी जांच को आगे बढ़ाएगी। दरअसल बीते सोमवार की देर रात गोरखपुर के कृष्णा होटल में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता अपने दोस्तों के साथ ठहरे हुए थे। इसी दौरान पुलिस उनके रूम में दाखिल हुई और सवाल जवाब करने लगी। होटल में ही मनीष गुप्ता के साथ बुरी तरह से पिटाई की गई, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। जब परिवार वालों ने पुलिस वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का दबाव बनाया, तब पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। कानपुर के मनीष गुप्ता की मौत पर एक्शन में सीएम योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। हत्याकांड, मनीष गुप्ता हत्याकांड में सीबीआई जांच की सिफारिश योगी सरकार ने केंद्र को सिफारिश भेजी है। मृतक के परिवार को 40 लाख की मदद दी गई है। तो मृतक परिवार को 40 लाख की मदद योगी सरकार ने केंद्र को भेजी सिफारिश। तो कानपुर के मनीष गुप्ता की मौत पर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। परिवार वालों ने पुलिस वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का दबाव। गोरखपुर में ही मनीष गुप्ता का पोस्टमार्टम किया गया। प्रारंभिक रिपोर्ट में चोट से मौत होने की बात सामने आई है।
तो 28 सितंबर को क्या हुआ? पोस्टमार्टम के बाद 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। गोरखपुर में ही मनीष गुप्ता का पोस्टमार्टम किया गया। प्रारंभिक जांच की अगर हम बात करें तो चोट से मौत होने की बात सामने आई है। तो पोस्टमार्टम के बाद 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। सुबह 5 बजे मनीष का अंतिम संस्कार किया गया। मनीष की पत्नी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। 30 सितंबर 2021 को क्या क्या हुआ वो भी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सुबह 5 बजे मनीष का अंतिम संस्कार किया गया। गोरखपुर के डीएम, एसएसपी और संबंधित थाना पुलिस के खिलाफ एनएचआरसी योगी सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। सीबीआई के टेकओवर लेने तक एसआईटी जांच करेगी इस मामले पर। गोरखपुर के डीएम, एसएसपी और संबंधित थाना पुलिस के खिलाफ एनएचआरसी योगी सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। और खबर है नोएडा के सेक्टर 104 में एटीएस बिल्डर की ओर से कॉमन एरिया और इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी चार्ज का भुगतान नहीं करने पर अनसोल्ड पेंटा हाउस को सील कर दिया गया। उधर सेक्टर 34 और सेक्टर 74 में सुपरटेक बिल्डर की ओर से कॉमन एरिया का भुगतान नहीं किए जाने का सीईओ रितु महेश्वरी ने बिल्डर की ओर से किए जा रहे निर्माण कार्य को रोकने का निर्देश दिया है। तो बिल्डरों की मनमानी पर कैसे लगातार चाबुक चल रहा है। कॉमन एरिया का भुगतान नहीं करने पर पेंट हाउस सील किया गया। सीईओ रितु महेश्वरी ने निर्माण कार्य रोकने के लिए आदेश दिए हैं। तो बिल्डरों की मनमानी पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 104 में एटीएस बिल्डर की ओर से कॉमन एरिया और इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी चार्ज का भुगतान नहीं करने पर अनसोल्ड पेंट हाउस को सील कर दिया गया। खबर कानपुर से है, जहां पर कार सवार बदमाशों ने सपा नेता की हत्या की। गोली मारकर की सपा नेता हर्ष यादव की हत्या। बीच बाजार हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश। कानपुर देहात से सपा युवा जनसभा का जिलाध्यक्ष था मृतक। देर रात पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर हत्या आरोपी को किया गिरफ्तार। पुराने विवाद के चलते की गई सपा नेता की हत्या। मृतक और हत्यारा दोनों ही सपा के नेता हैं। बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 सब्जी मंडी इलाके की घटना बताई जा रही है। तो कानपुर देहात से सपा युवा जनसभा को जिला उपाध्यक्ष था मृतक। देर रात पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो पुराने विवाद के चलते की गई है सपा नेता की हत्या। मृतक और हत्यारा दोनों ही सपा के हैं नेता। बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 सब्जी मंडी इलाके की यह घटना बताई जा रही है। गोली मारकर की सपा नेता हर्ष यादव की हत्या। और सूरज पांडे इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सूरज पांडे, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से जानकारी मिल रही है, सपा नेता की हत्या की गई है और जो हत्यारा है वो भी सपा का ही बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे और अपडेट क्या है इस पर। आपको बता दें कि मामला बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 सब्जी मंडी इलाके का है, जहां हर्ष यादव नाम का एक युवक अपनी कार पर बैठा हुआ था अपने एक साथी के साथ। तभी अचानक शिवेंद्र सिंह नाम का एक दबंग अपनी गाड़ी से आया, अपने कुछ साथियों के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग करना हर्ष की गाड़ी पर शुरू कर दिया। जिसके बाद हर्ष ने अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही कार से अपनी उतरकर सड़क पर भागा तो बदमाशों ने उसे दौड़ाकर उसके सिर पर गोली मार दी। उसके चलते वो सड़क पर गिर गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
मौत होने के बाद जैसे ही बदमाश वहां से फरार हुए, स्थानीय लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल पर ही युवक को लादकर अस्पताल ले जाकर पहुंचे, मगर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद से ही स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम किया। अभी की बात करें, बर्रा थाना पुलिस ने आज भोर के वक्त तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच में जिसने हत्या की है उसका नाम शिवेंद्र सिंह है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे पुलिस ने जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी। शिवेंद्र सिंह की आप बात कर रहे हैं, शिवेंद्र सिंह कहाँ का रहने वाला बताया जा रहा है? इस पूरे मामले पर अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, शिवेंद्र की बात करें तो शिवेंद्र सिंह भी समाजवादी पार्टी से ही जुड़ा हुआ है। तो वहीं जो मृतक है हर्ष यादव, उसकी बात करें तो हर्ष यादव कानपुर देहात से युवजन सभा का जिला उपाध्यक्ष है, जिसकी हत्या की गई है। जिसके बाद से ही इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता कल रात से ही एकत्रित होने लगे थे और वह पुलिस पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि पुलिस जो है वो लापरवाह बनी हुई है, जिसके चलते लगातार कानपुर शहर में हत्याएं हो रही। मगर पुलिस की तत्परता यहाँ से देखने को मिली। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, उसे जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं मृतक का शव अभी भी पोस्टमार्टम हाउस में है, जहां पर उसके परिजन जो है वो अब मृतक के शव को लेकर बर्रा थाने पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर हंगामे की भी सूचना है, जिसको लेकर भारी पुलिस बल को भी बर्रा थाने में तैनात कर दिया है। सपा की तरफ से भी क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है किसी नेता की इस मामले पर? समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात करें तो समाजवादी पार्टी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है और जो पुलिसिंग व्यवस्था है वो पूरी तरीके से कानून ध्वस्त नजर आ रही है। ऐसे में लगातार कानपुर शहर में इस हत्याओं का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। एक हफ्ते की बात करें तो कानपुर शहर में अभी तक 6 हत्याएं हो चुकी है। इन 6 हत्याओं को देखते हुए कहीं ना कहीं से कानपुर पुलिस कमिश्नरेट जो पुलिस है उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं आगरा में छेड़खानी के मामले में रिटायर्ड फौजी का तांडव। छेड़खानी के विवाद में फौजी ने की फायरिंग का मामला, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सपा नेता की हत्या सपा के ही नेता ने की। गोली मारकर सपा नेता हर्ष यादव की हत्या का यह मामला सामने आया है। और आगरा में छेड़खानी के मामले में रिटायर्ड फौजी का तांडव। छेड़खानी के विवाद में फौजी ने की फायरिंग। गोली लगने से एक महिला समेत 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पड़ोसी महिला से छेड़खानी में जेल जा चुका है शख्स। थाना डॉकी क्षेत्र का मढ़ी गांव का मामला बताया जा रहा है। छेड़खानी के विवाद में फौजी ने फायरिंग की है। गोली लगने से एक महिला समेत 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो पड़ोसी महिला से छेड़खानी में जेल जा चुका है शख्स। तो थाना डॉकी क्षेत्र के मढ़ी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो आगरा में छेड़खानी के मामले में रिटायर्ड फौजी का तांडव देखने को मिला है, जहां छेड़खानी के विवाद में फौजी ने फायरिंग की है। सर, हम इधर से आया था ना, अपने गेट से, मेन गेट से निकल के आया था ना, चंद्रपाल पड़ोसी हमारा। तो उसने आके ना सीधी गाली वाली दे रहा था, तो चाचा मारने की धमकी दे रहा था पूरी। तो चाचा ने भी धमकी दी थी, उसने फायरिंग कर दिया। सब लोग बाहर पे ही खड़े थे ना। कितने लोग घायल हैं? और अमरोहा में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। 5 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि से हड़कंप मच गया, जबकि खांसी बुखार से पीड़ित मरीज की झोला छाप डॉक्टर के पास इलाज के दौरान मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया है। जिले में अब तक डेंगू के कुल 39 मरीज मिले हैं। तो इलाज के दौरान एक की मौत का मामला सामने आया है। जिले में अब तक डेंगू के 39 मरीज देखने को मिले हैं। और प्रयागराज में गिरजाघर पुलिस चौकी के मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल एक महिला ने रिक्शा चालक को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद ये पूरा विवाद 2 पक्षों में तब्दील हो गया। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई है और मामले की जांच जारी है। तो पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। रिक्शा चालक की महिला ने पिटाई की।
और वहीं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कई आईएएस अफसरों के विभाग बदले गए हैं। बीएसए के विशेष सचिव बने अवधेश कुमार तिवारी, अवनीश कुमार शर्मा विशेष सचिव वित्त बने हैं, अशोक कुमार विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा बने हैं, सुरेंद्र प्रसाद अपर नगर आयुक्त आगरा बनाए गए हैं, कुंवर बहादुर को एडीएम पीलीभीत बनाया गया है, विशेष सचिव नगर विकास समीर को बनाया गया है, तो अवनीश कुमार शर्मा विशेष सचिव वित्त बने हैं। गांधी जयंती के मौके पर नोएडा को सौगात मिली है। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ करेंगी परियोजनाओं का लोकार्पण। ऋतु महेश्वरी 11.93 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगी लोकार्पण। सांसद महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह इस मौके पर मौजूद रहेंगे। खबर बाराबंकी से है, जहां मिट्टी खनन में पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाने और कार में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। लाठी डंडे से हमले में गंभीर घायल होने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष ने किसान नेता रोहित यादव पर लगाया हमला करने का आरोप। बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र के बड़ा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ मसौली चौराहे पे आइए, हम पैसा दे रहे हैं। उसके बाद इन्होंने अपने आदमी लगा रखे थे, मीडिया को गाली दिए और बोल रहे थे पैसा नहीं देंगे, जो करना कर लो, खदान तेज करा देंगे, ये सब बता के फिर वहाँ बुलाए, घर वहाँ गए तो गोली चला दी। कौन गोली चलाया? रोहित गोली चलाया और राहुल भी साथ में चला, वो भी दोनों लोग मिल के। क्या नाम है आपका? दिवाकर रावत नाम। तो आपने इसकी शिकायत की? जी की है। उन्होंने कहा यहाँ मसौली चौराहे। और वहीं महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सुल्तानपुर में विशेष अभियान मिशन शक्ति के तहत KNIPSS फरीदपुर में जागरूकता अभियान और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन SN साबत ने की। अपर पुलिस महानिदेशक SN साबत ने स्कूल, कॉलेज, बड़े चौराहों, मोहल्लों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उपाय बताए और एंटी रोमियो टीम, महिला हेल्प डेस्क के बारे में जानकारी दी गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।